Let us consider we have three elements: inductor having, लिखते चलो, having inductance L, self inductance and a capacitor having capacitance capital C, and a resistor whose resistance is capital R, are connected in series. So we have three elements: inductor, capacitor and resistors, and all three are connected in series with AC source. With AC source के साथ तीनों सीरीज में है. Let I be the current at any time. I be the current at any time T in the circuit. Such that the value of I is equal to I naught sine of omega t. The value of I equal to I naught sin ओमेगा t. और I क्या है? ये किसी भी टाइम t पर करंट है, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट. whose value going from I naught to minus I naught repeatedly, I naught to minus I naught, I naught to minus I naught, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है. किसी इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन ये है और वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी. भाई साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0, आधा, 1 कुछ भी हो सकती है. तो ये कभी 0 है तो करंट 0 है, ये 1 है तो I नॉट हो जाएगा, ये -1 है तो ये माइनस I नॉट हो जाएगा. ये बदलता है इसकी वैल्यू को. ये तो मैक्सिमम करंट है और इस समय इस डायरेक्शन में ये है इंस्टेंटेनियस करंट, ये मैक्सिमम करंट. ये साइन बदलता है इसकी वैल्यू को. जैसे जैसे टाइम बीतता है साइन की वैल्यू बदलती है, और साइन की वैल्यू बदलती है तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू बदलती है. किसी समय साइन की वैल्यू 0 होती है, किसी टाइम टी पर साइन की वैल्यू 0 होती है, करंट 0 हो जाता है. किसी टाइम टी पर साइन की वैल्यू साइन 90 हो जाता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो करंट की वैल्यू I नॉट हो जाती है. किसी टाइम टी पर साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है -1 तो करंट की वैल्यू -1 हो जाती है. तो इस हिसाब से I नॉट तो सेम है. ये तो वैल्यू -I नॉट से +I नॉट तक बदलती रहती है साइन की वजह से, और साइन डिपेंड कर रहा है टाइम पर. साइन का एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे साइन का एंगल चेंज होगा. साइन का एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी और करंट की वैल्यू चेंज होगी. देव कहाँ? देव अच्छा कहाँ गया? कहाँ गया?
लिख लिया? ठीक है। तो सर्किट में करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो चेंज हो रहा लगातार। जो ये करंट है पूरे सर्किट का, वही करंट यहाँ होगा इंडक्टर में, वही करंट कैपेसिटर में होगा, वही करंट रेजिस्टर में होगा। क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है हर इंस्टेंट पे। हर इंस्टेंट पे इसमें करंट जो है, इसमें जो करंट और इसमें जो करंट है सेम रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट विल बी सेम इन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर एंड इन द होल सर्किट। लिख लो, एट एनी instant of time the current will be same at any instant of time the current will be same in inductor, capacitor and resistor, because all three are in series, because ये तीनों किसमें सीरीज में, current will be same and this current is same as that current which is in circuit। जो सर्किट में करंट है वही सेम इन तीनों में रहेगा। तो पूरे सर्किट में जो करंट है वही करंट एल में होगा, वही करंट सी में होगा, वही करंट आर में होगा। तो अगर करंट सेम है तीनों में, ठीक है, अगर करंट तीनों में सेम है तो इसका क्या फायदा होगा? तो हम उस करंट से यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल वोल्टेज है, और यहाँ का जो वोल्टेज है वहाँ का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट। सो पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी, कौन सा वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की। उसको हम क्या लिखेंगे? वी एल। देखो हम एल लगाने की जरूरत नहीं थी कब, जब अकेला इंडक्टर होता तो वोल्टेज इसी का होता, तो हमें वी एल लगाने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पर एल भी है, सी भी और आर भी है, तो इसके वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इसके वोल्टेज के लिए वी एल है। और यहाँ पर वी एल कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कौन सा वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है? कोई भी इंस्टेंटेनियस, जैसे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? आई नॉट साइन और फेज, तो वी एल क्या हो जाएगा? वी नॉट एल के अक्रॉस वी नॉट साइन। अब इसका फेज पता लगाना है, इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो कितने फेज का है? ओमेगा टी फेज का। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो आगे होता है, करंट पीछे क्या होता है? वो करंट से पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है इंडक्टर में। क्यों? इंडक्टर हमेशा करंट का विरोध करता है, करंट का अपोज करता है, तो करंट पीछे रहता है। तो करंट का फेज कितना? ओमेगा टी। तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय ज्यादा रहेगा। अरे वोल्टेज आगे रहता है इंडक्टर में, तो वोल्टेज का फेज कितना हो जाएगा? करंट के फेज से, जो इसके अंदर से करंट जा रहा है उसका फेज ओमेगा टी है, तो इस वोल्टेज का फेज हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय। सिमिलरली हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, कौन सा वोल्टेज?
अच्छा ये वी नोड एल है क्या? ये वी नोड एल कैसे निकालेंगे? वी नोड अक्रॉस एल इक्वल टू क्या होगा? ये आएगा सर्किट में करंट आई नोड, या इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो आई नोड है, मतलब उस करंट की पीक वैल्यू आई नोड है, हमें इसकी भी पीक वैल्यू निकालनी है। एल के अक्रॉस जो वोल्टेज जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, वी नोड एल माइनस वी नोड एल प्लस वी नोड से माइनस वी, वेरी कर रहा है लगातार, हर क्षण बदल रहा है, ठीक है। लेकिन ये वी नोड एल जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है कि करंट जा रहा है, उस करंट का पीक वैल्यू इनटू इसका रेजिस्टेंस, वी इक्वल टू आई आर। तो क्या आ जाएगा? वी नोड एल बराबर क्या हो जाता है? आई नोड जाई एल, ठीक है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटर विल बी। अच्छा ये बताओ, देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए, वी नोड एल कैसे निकालोगे? आई नॉट क्योंकि करंट दिया हुआ है तो करंट का आई नॉट पता है, तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या नहीं, आई नॉट इंटू में जाई एल, इंटू में जाई एल, और जाई एल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल। ओमेगा एल, ओमेगा भी यहीं से पता लग जाएगा करंट से, और एल की वैल्यू दी होगी तो ओमेगा ये मिल जाएगा वी नॉट एल साइन ओमेगा टी, और ये हमें पता है कि करंट के फेज से पाई बाई टू आगे रहता है, तो प्लस पाई बाई टू। अब ऐसे निकालना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बोलो बी सी क्या होएगा? वी नॉट सी। तो इसके अंदर से जो कैपेसिटर के अंदर करंट जा रहा है वो ये जा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से आगे रहता है पीछे रहता है? करंट से पीछे रहता है। कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे रहता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, है ना, वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे रहता है। अब आपको चाहिए बीसी यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? वी नॉट सी आई नोड जाई सी जाई सी, और जाई सी की वैल्यू कैसे आएगी? 1 अपॉन ओमेगा सी। ये हो जाएगी। जब वी नॉट सी मिल गया, इसके बाद फेज चाहिए साइन ओमेगा टी, और ये पीछे रहता है तो माइनस पाई बाई टू, ये हो गया। अब इसके बाद सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस, बोलो रेजिस्टर, क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट आर साइन ऑफ ओमेगा टी, वही फेज रहेगा जो करंट का फेज है, तो हो जाएगा वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट इंटू, ये हो गया किसी भी इंस्टेंट पर तीनों के वोल्टेज, ये हो गए वी एल वी सी और वी आर।
लिख लिया। ये सब तीनों से क्या निकलेगा? इनसे क्या निकलेगा? इसका पूरे का वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज निकलेगा। हमने करंट से इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि करंट सेम रहेगा तीनों में, इसलिए करंट से स्टार्ट करा। अब सोर्स का वोल्टेज चाहिए। मान लो ये है 10, ये है 10 और ये है 10, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 प्लस 10 प्लस 10। मतलब 30 नहीं होगा। हाँ अरे 10 प्लस 10 प्लस 10 30 नहीं होगा, है ना? वो डिपेंड करेगा क्योंकि फेज अलग है ना, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। एक्चुअल अगर तुम्हें सोर्स का वोल्टेज चाहिए, अगर तुम्हें सोर्स का वोल्टेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तीनों को प्लस करना पड़ेगा। टू फाइंड वोल्टेज ऑफ सोर्स वी नीड टू add voltages across three elements VL, VC and VR। VL, VC and VR इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। पर ये तीनों ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी तो है नहीं कि इसकी वैल्यू 10 है और 10 ही रहेगी, या इसकी वैल्यू 20 है तो 20 ही रहेगी, या इसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। V नोड L से माइनस V नोड L, इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। V नोड C से माइनस V नोड C, इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। V नोड R से माइनस V नोड, और एक साथ भी नहीं बदल रही। ऐसा भी नहीं हो रहा जब ये V नोड L जा रही है उस समय V नोड R जा रहा है, और उसी समय V नोड C जा रहा है, तो एक साथ जा रहे हो तब तो प्लस भी कर दे इन तीनों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसी टाइम पे अपने मैक्सिमम पे जाता है, ये किसी दूसरे टाइम पे अपने मैक्सिमम पे जाता है, ये किसी अलग टाइम पे अपने मैक्सिमम पे जाता है। तो इसलिए इन तीनों को हमें इनकी डायरेक्शन के हिसाब से या इनके फेज के हिसाब से ऐड करना पड़ता है। तो नेट वोल्टेज जो आता है, या सिंपली इसको V लिख देते हैं, वो आएगा VL प्लस VC प्लस VR। तो VL कितना है? V नोड L साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। VC कितना है? V नोड C साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये कितना है? V नोड R साइन ऑफ ओमेगा टी। तीन हमें हार्मोनिक मोशंस या फिर तीन SHM ऐड करने में, 1 2 3 तीन SHM ऐड करने, तब जाके जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक SHM ही मिलेगा। तीन SHM ऐड करते हो तो रिजल्टेंट मिलता है, वो भी क्या मिलता है? SHM। तो हमारा जो आंसर आएगा नेट वोल्टेज का, वो भी क्या आएगा? कुछ V नोट टाइम्स साइन ऑफ कुछ। तो ये भी मतलब SHM में ही आएगा। ये SHM है क्योंकि इसमें साइन का फंक्शन है, चेंज हो रहा लगा था। ये SHM है, इसमें साइन का फंक्शन है। ये SHM है, इसमें साइन का फंक्शन है। तीनों में एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें भी एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और वो उसमें भी क्या रहेगा? साइन का फंक्शन रहेगा। तो इसमें भी जो रिजल्टेंट आएगा उसकी भी वैल्यू V नोट से माइनस V नोट तक चेंज होती रहेगी। तो इस तरह का रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट कैसा आता है? तो भाई जब ये पूरे मैथ वगैरह करते हैं इसमें, तो कहते हैं कि भाई इन तीनों को वेक्टर की तरह मान लो, V नोड L को, V नोड C को, V नोड R को, और इन तीनों को जो वेक्टर सम होगा वो इसका V नोड मिल जाएगा। वो इसका क्या मिलेगा? पीक वैल्यू मिलेगी। हमें तो ये चाहिए रिजल्टेंट। पीक वैल्यू कैसे मिलेगी? V नोड वैल्यू कैसे मिलेगी? तीनों के जो V नोड वैल्यू है उन तीनों को एक वेक्टर की तरह मानो और वेक्टर सम निकाल दो, उनका रिजल्टेंट निकालो। दैट रिजल्टेंट इज V नोड। ठीक है। और इनको जो रखना है आपको वेक्टर्स में, इनके फेज के हिसाब से रखना है। जैसे V नोड L है तो इसका फेज कितना है? V नोड C, इसका फेज कितना है? और जो V नोड R है उसका, तो इनके फेज के हिसाब से रखना है। तो जब ये V नोड आएगा इसका भी अपना फेज के हिसाब से कुछ आएगा, तो उस हिसाब से इसका फेज डिसाइड हो जाएगा। जैसे ये ओमेगा टी वाला है, और करंट क्या था हमारा सर्किट का? करंट क्या था? I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, ये था। तो मान लो करंट के फेज को हम ऐसे रखते हैं, करंट के वेक्टर को हम I नोट मान लेते हैं, I नोट। क्या V नोड R भी उसी फेज में? देखो दोनों का ओमेगा टी,
तो अपना वी नोट आर भी यहीं आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें पता है वी नोट आर बराबर होता है आई नोट इंटू में आर। तो आई नोट क्या आ जाएगा, वी नोट आर अपॉन कैपिटल आर। अरे बोलो, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, इसलिए ये बड़ा बनाया, ये छोटा। ठीक है, वी नोट आई आर ये हो गया, मतलब ओमेगा टी वाला फेज ये हो गया, ओमेगा टी वाला। ये वी नोट एल कहाँ बनेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये ओमेगा टी वाला है तो उससे ऊपर ऐसे ये बनेगा वी नोट एल। और वी नोट सी वाला कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। कैसे बनेगा, नीचे की तरफ वी नोट सी। तो ये 3 वेक्टर बन गए हमारे, मतलब जो इनके पीक वैल्यूज हैं उनको हमने वेक्टर की तरह ट्रीट करा और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, वी नोट आर, वी नोट एल, वी नोट सी। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा इस वेक्टर का, दैट विल बी द रिजल्टेंट पीक वैल्यू। और इनको वेक्टर कैसे रखा है, इनके फेज के हिसाब से। इसका यहाँ की तरफ था तो यहाँ की तरफ फेज रख दिया, इसका यहाँ की तरफ था मतलब पाई बाई टू आगे था तो इसका यहाँ फेज रख दिया, ये पाई बाई टू पीछे था इसको नीचे रख दिया, इस तरह से रखा है। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक्चुअली 3 केस हो सकते हैं यहाँ पे केसेस। पहला केस हो सकता है ये दोनों बराबर ही हो जाए, तो बराबर हो जाए वी नॉट एल बराबर क्या हो जाए, ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों का नेट 0 हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट वी नॉट आएगा वो आपका वी नोट आ रहा है, वी नॉट आर आएगा, है ना। ये है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की, ये बाद में पढ़ेंगे अलग से। सेकंड केस, जब वी नॉट एल बड़ा हो जाए वी नॉट सी से, ठीक है। ऐसे में इंडक्टर अपनी चलाएगा, कैपेसिटर छोटा है तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे इंडक्टिव एलसीआर सर्किट, ये भी पढ़ेंगे। और तीसरा केस क्या बन सकता है, अब बताओ तीसरा केस, तो वी नोट सी बड़ा हो जाए वी नोट एल से, वी नोट एल से वी नोट सी बड़ा हो जाए, तो ऐसे में क्या बनेगा, एक कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो ये 3 केस बनेंगे, उस हिसाब से आपका नेट वोल्टेज डिसाइड होगा। लिख लो जल्दी से, फिर सेकंड और थर्ड केस की बात करेंगे आज, कल हम रेजोनेंस केस की बात करेंगे।
क्या वजह है, क्या वजह है ये? लिख लिया? Yes, sir. आगे करो, ट्राई करो आगे। ये वाला केस ले लो। लिख लिया, मिटा दो ये। तो क्या था भाई, हमारे पास 3 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिले जो साइनोसॉइडल वोल्टेज है, जो लगातार बदल रहे हैं साइन के फंक्शन के हिसाब से। कहाँ से कहाँ, वी नोड एल से माइनस वी नोड एल, वी नोड सी से माइनस वी नोड, वी नोड आर से माइनस वी नोड आर। एक साथ ऊपर नहीं जा रहे, एक साथ नहीं, ऐसे भी नहीं हो रहा कि सबके सब एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, फिर तो प्लस कर दे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। लेकिन सबका फेज अलग है, सबका फेज अलग है, तो फिर ऐसे कोई कभी ऊपर जा रहा है, कोई कभी नीचे जा रहा है, कुछ ऐसे अलग अलग फेज है। तो हमें नेट वोल्टेज चाहिए। तो जो नेट वोल्टेज आएगा, अगर 3 साइन के फंक्शन है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी साइन का फंक्शन ही रहेगा। अगर तीनों SHM है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी SHM ही होगा। और SHM होगा तो इसका कोई फेज होगा और इसकी कोई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी, यानी जो नेट वोल्टेज आएगा वो भी प्लस वी नॉट से माइनस वी नॉट तक SHM करेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी उसकी। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालें? तो इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू लो, वेक्टर की तरह ट्रीट करो उनको, और वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए तो उनके फेज के हिसाब से उनकी डायरेक्शन दे दो। मान लिया हमने करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी करंट का फेज इस तरफ, यानी ओमेगा टी इस तरफ है, तो रेजिस्टेंस का फेज भी यहीं आएगा, क्योंकि दोनों का, इसका भी ओमेगा टी फेज होता है, करंट का भी ओमेगा टी फेज होता है, तो वी नोड आर भी यहीं आ जाएगा। वी नोड एल करंट के फेज से π/2 ज्यादा होता है तो यहाँ जाएगा, वेक्टर की तरह ट्रीट है। वी नोट सी ये नीचे आ जाएगा। तो अगर हम मान लें केस नंबर 2 जो हम ले रहे थे, या जो भी बोलो तुम, वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी हो अगर कहीं पर, तो ऐसे सर्किट को क्या बोलेंगे? कौन से सर? वी नॉट एल बड़ा है ना, तो इंडक्टिव LCR सर्किट बोलेंगे। तो जो अपना ये वेक्टर का वो बनेगा, वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ तो है I नॉट, ये अपना वही क्या वी नॉट आर, ये मान लो 10 है, ये है मान लो 4, तो 10 - 4 6, तो किस तरफ? ऊपर की तरफ। अरे ऊपर की तरफ 10 है, नीचे की तरफ 4 है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ 6, यानी जो ऊपर की तरफ बनेगा वो ये बनेगा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। जो ऊपर की तरफ बनेगा क्या बनेगा? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, यही बनेगा। यहां से क्या निकाल लेंगे? यहां से हम रिजल्टेंट वी नॉट निकाल लेंगे। यहां से क्या निकाल रहे? रिजल्टेंट वी नॉट। जो रिजल्टेंट वी नॉट करंट से कुछ फाई एंगल आ गया, जो रिजल्टेंट वी नॉट करंट से फाई एंगल आ गया, क्या इसी का प्रतिरूप हम उसमें बना लें रेजिस्टेंस वाले में? बोलो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो यहाँ देख लो, वी नॉट आएगा कितना, कितना आएगा? ये कितना है? ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, तो ये वाला भी कितना होगा? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वी नॉट, वो आएगा हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर बराबर वी नॉट बेस का स्क्वायर यानी वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और वी नॉट चाहिए तो अंडर रूट ये हो जाएगा आपका नेट वोल्टेज ऑफ सर्किट, वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। लिख लो पहले इतना, फिर उसके बाद सेम टू सेम कहानी चल रही है, तुम देख रहे हो तो ध्यान से, पहले भी ऐसे ही हुआ था। देख लिया, दूसरा केस बना ले। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज है, बता कौन कौन सी चीज है। अच्छा वी नॉट निकला अभी, तो ये 5 भी तो निकलेगा। अरे हमें ये निकालना नेट वोल्टेज, वी नॉट मिल गया, ओमेगा टी। ये बताओ जो नेट वोल्टेज है उसका वी नॉट यहाँ आया है, हाँ वी नॉट आर इस तरफ क्यों है, क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी था। यहाँ पे देखते हैं, वी नॉट आर इस तरफ क्यों था, क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी। वी नॉट एल इस तरफ इसलिए क्योंकि इसका वाला जो फेज था ओमेगा टी से π/2 ज्यादा था। वी नॉट सी यहाँ पे क्यों है, इसका ओमेगा टी से π/2 कम था। अब हम जब देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम देखें तो वी नॉट यहाँ पर आया है, तो इस और ये एंगल क्या है फाई। तो मतलब वी नॉट का जो फेज होगा वो ओमेगा टी से फाइव एंगल ज्यादा हो। फाई ज्यादा होगा। फाई तो यहाँ पर ओमेगा टी यहाँ रखा था, ये ओमेगा टी प्लस π/2, ये ओमेगा टी माइनस π/2, तो यहाँ क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसको हम प्लस लेते हैं। तो हमारा वी नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस फाई ये पता लग गया, नेट वोल्टेज हमें पता लग गया। वी नॉट की वैल्यू ऐसे निकलेगी और फाई की वैल्यू निकाल लो यहीं से। फाई की वैल्यू क्या आएगी बोलो, tan फाई इक्वल टू, बोलो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो 12th के मैथ वालों क्या है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है मेरा वी नॉट आर, करंट मत लिख दियो आई नॉट। ठीक है, ये हो गया tan फाई। तो हमें मिल गया नेट वोल्टेज भाई, लो वी नॉट ऐसे निकलेगा और फाई ऐसे निकलेगा, और ये भी पता लग गया फेज आगे रहेगा, फाई आगे रहेगा। क्यों आगे रहा, क्यों आगे रहा वो तो हमें पता है, यहाँ पे आया इसलिए आगे रहा। पर वैसे इससे इससे देख के बताओ क्यों आगे रहा, ये फाइव क्यों आगे रहा? मतलब फेज क्यों आगे रहा, वोल्टेज का फेज। करंट हमारा ये है ओमेगा टी, वोल्टेज हमारा ये सर्किट की करंट है,
और ये हमारा सर्किट का वोल्टेज है। तो सर्किट का वोल्टेज करंट के फेज से, सर्किट का वोल्टेज का फेज सर्किट के करंट के फेज से क्यों आगे रहा? इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहा। हाँ, क्योंकि हमारा सर्किट कौन सा है, वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, इसलिए हमने क्या बोला है सर्किट को, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट, पर उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, रेजिस्टर से डोमिनेट नहीं कर रहा, कैपेसिटर से डोमिनेट कर रहा है। रेजिस्टर से डोमिनेट कर रहा है नहीं कर रहा वो हमें नहीं पता, वो तो चेक करना पड़ेगा वी नॉट एल और वी नॉट आर को। ये तो कैपेसिटर से डोमिनेट कर रहा है, तो इससे डोमिनेट कर रहा है तो इसकी चलेगी। ये क्या रखता है, π/2 आगे रखता है, और रेजिस्टर साथ रखता है, कैपेसिटर पीछे रखता है। कैपेसिटर की तो चल ही नहीं रही, उसको तो भूल ही जाओ, इसकी चल रही है। ये चाह रहा है आगे रखें 90 डिग्री, रजिस्टर चाहता है साथ रखें, तो दोनों के बीच में समझौता होता है, तो ये कुछ बीच में रखा जाता है वी नॉट। इतना बीच में रखा जाता है कि आर से 5 डिग्री आगे बस। तो क्या लिखोगे फाइनली, नेट वोल्टेज या फिर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 डिग्री। सर्किट की वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 डिग्री, ये लिख लेना नेट वोल्टेज। ठीक है, लिख लिया। अब बताओ क्या रह गया इसमें, वोल्टेज लैग्स, इसमें वो नहीं रह गया, इम्पीडेंस, वोल्टेज लीड्स आएगा ना, या फिर करंट लिखा, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 5, ये लिख लेना। करंट लैग्स, करंट पीछे रह रहा है इससे, वोल्टेज से, या फिर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 5 डिग्री, उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 5 रेडियन डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या रह गया, एक और रह गई चीज, ये वाला फॉर्मूला उठाओ। वी नॉट बराबर क्या है हमारा, वी नॉट का स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, है ना, ये आया। पूरे का स्क्वायर करा है क्या हमने, पूरे का करा है। पूरे का होगा, उसका होगा, ये है ना, पूरे का ही तो लेंगे। तो यही है ना, परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ ठीक है, देखते हैं एक मिनट रुको। वी नॉट आर क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर हम लिखें, आई नॉट इंटू में आर, वी नॉट एल क्या होगा, आई नॉट इनटू में जाइए, वी नॉट सी कितना होगा, आई नॉट इनटू में जाइए। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, आई नॉट इंटू में जाइए माइनस आई नॉट इनटू में जाइए। ठीक है, पूरे का स्क्वायर क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस आई नॉट कॉमन लेंगे और वो स्क्वायर के ब्रैकेट से बाहर आएगा। आई नॉट देखो, आई नॉट कॉमन लिया, यहाँ बचेगा जाइयल माइनस जाई सी। और जब ये यहाँ बाहर आएगा, कौन से ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, स्क्वायर के ब्रैकेट से, ये स्क्वायर का ब्रैकेट है,
तो जब स्क्वायर के ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बनेगा जाई एल माइनस जाई सी का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस जाई एल माइनस जाई सी का होल स्क्वायर। वी नॉट को यहाँ हटाओ और ये अंडर रूट लगा दो, वी नॉट ये हो जाएगा। अब बोलो वी नॉट आई नॉट बाहर आएगा रूट से, आई और आर स्क्वायर प्लस, तो देखो फिर वी नॉट आर हुआ, वी नॉट आर हुआ आई नॉट इंटू आर, वी नॉट अक्रॉस एल हुआ आई नॉट इंटू एल, वी नॉट सी हुआ आई नॉट इंटू में जाए सी, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इक्वल टू उसके अंदर से जो पीक करंट जा रहा है इंटू रजिस्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू पीक करंट अक्रॉस इंडक्टर इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू पीक करंट अक्रॉस कैपेसिटर इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, पीक वोल्टेज ऑफ सर्किट इक्वल टू पीक करंट ऑफ सर्किट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सर्किट की रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, तो जाएगा आई नॉट इंटू में जेड। तो जेड क्या मिल गया हमें, अंडर रूट प्लस जाई एल माइनस जाई सी का होल स्क्वायर, ये जेड मिल गया। तो जेड का भी अपना एक वो बन जाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। जेड का ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये हो गया जाई एल माइनस जाई सी, जैसे वी नॉट एल माइनस वी सी, वी नॉट सी, यहाँ क्या बन जाएगा आर, अरे वही करंट वाला, करंट यहाँ था हमारा, तो इसका ये बन जाएगा, ये आपका जेड बन गया, और ये जो बन जाएगा ये जो बन जाएगा बोलो, ये और ये बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका जाई एल माइनस जाई सी, और ये वही फेज एंगल फाई, तो टेन फाई क्या हो जाएगा यहाँ से, जाई एल माइनस जाई सी अपॉन आर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जेड यहाँ से भी निकल जाएगा, तो इसको यहाँ करो ऐसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वहाँ से भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया अपने सारा कंप्लीट। केस 2, क्या केस 3 एक रिपीट हो जाएगा ऐसे सेम टू सेम, बस ऊपर ना बन के नीचे बनेगा, है ना, वो कैपेसिटिव सर्किट ऐसा बनेगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्किट का करंट है वो तो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो था ही दिया हुआ था, और हमारा सर्किट का वोल्टेज आ गया नेट वोल्टेज ऑफ सर्किट वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आया। फाई की वैल्यू हमें पता है कैसे निकलेगी, या तो जाई एल माइनस जाई सी अपॉन आर करो, या वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन आर करो, ऐसे निकल जाएगी फाई की वैल्यू।
देख लिया है, सेम टू सेम इसका वो बनेगा, बनाओ केस थर्ड, जल्दी से बना दो, 5-10 मिनट 5 मिनट बना दो। इसकी भी एंगल वही 5 बोले हैं कुछ और। हाँ भाई 5 बोलो, वो 5 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह पर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की भाई कैपेसिटिव सर्किट है कि इंडक्टिव है। दोबारा इतना करके ध्यान की जरूरत है, वैसे लिख दे।
हो गया तो ये लिख ले जो मैं लिख रहा हूँ। ये वाला है केस में, हाँ करंट ही तो रहता है वोल्टेज, हाँ आपने वोल्टेज लेस वोल्टेज लेक्स बिहाइंड करंट लिखवाया मैंने। क्या लिखवाया? बोला पहले मैंने तो वो था, फिर बाद में चेंज कर दिया था, मैंने लिखा भी था। अरे राम रे। करंट से एंगल देखते हैं ना। ये जाई वाला ग्राफ नीचे की साइड बनेगा ना। कौन सा? इसका? इसका हाँ, और क्या।
ध्यान से बनाना, वो सी और एल एक जैसे और बन जाता है। इसमें करंट पीछे रहेगा, सॉरी वोल्टेज पीछे रहेगा, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज को पीछे रखना चाहेगा। ठीक है, तो ये नेट वोल्टेज यहां मिल गया, यहां मिल गया नेट वोल्टेज। हाँ खुद ही उतार लेना, बस उतार लो, वैसे फोटो खींच लो। नहीं लिख लिया। ये वाला क्या है, देखो ये तो पता ही होगा तुम्हें, ये वाली वैल्यू आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकलेगा, आरएमएस करंट इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, आरएमएस करंट तीनों में सेम ही रहेगा आरएमएस करंट क्योंकि सीरीज में, इनटू रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू, आरएमएस करंट अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, आरएमएस करंट तीनों में सेम रहेगा, तुम जाए। ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बताया था मैंने तुम्हें पहले, B इक्वल टू आई आर या B इक्वल टू वी आर, वी एल इक्वल टू आईज आई एल और वी सी इक्वल टू आईज आई सी। इनमें से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है, कौन सा नहीं है? कौन सा सही है और कौन सा गलत है? जैसे ये तो सही है, 6 के 6, 1 2 3 4 5 6। सेकंड वाला वैलिड नहीं है। हाँ, सेकंड वाला सही है, दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, ये सही है। क्यों? ये VC क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है रजिस्टर के अंदर और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होता है रजिस्टर के अंदर, दोनों का सेम फेज होता है, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है कैपेसिटर के अंदर और इसके अंदर जो वोल्टेज होता है सेम फेज में नहीं होते, अलग अलग फेज में होते हैं, तो ऐसे इक्वल नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर इक्वल नहीं कर सकते, बीच वाला कर सकते हैं, पर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, इसलिए हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, मेन ये वाला है, ये 3, ये वाला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करोगे तो ये वाली जरूरत पड़ने वाली। लिख लिया? यस। ये तो हो गया सोर्स का वोल्टेज,
वो बताना जरा, VL क्या आता था, इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या आता था, V नॉट साइन V नॉट L साइन ओमेगा टी। ये तो करंट हमारा ये आता था, तो करंट से ज्यादा और VR क्या आता था, V नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा, और V से क्या आता था, V नॉट टी साइन ओमेगा टी माइनस। बस। सिमिलरली यहाँ पे आएगा, तीनों का अलग अलग कई बार पूछ लेता तीनों। ठीक है, लिख रहे हो तुम लिख के अभी, कोई बात नहीं। लो भाई क्वेश्चन करो इसका। LCR सर्किट बनाओ। LCR सर्किट बनाओ। ड्रॉ LCR सर्किट। L की वैल्यू रखो 0.616 हेनरी, 0.16। L की वैल्यू रखो 0.16 हेनरी कैपिटल H। R की वैल्यू रखो 3 ओम, R की वैल्यू 3 ओम, और कैपेसिटर की वैल्यू रखो 500 माइक्रोफेराड, 500 माइक्रोफेराड। ठीक है, करंट है सर्किट में 10 साइन 100t, I बराबर 10 साइन 100t, 10 साइन 100t। ठीक है, फाइंड, पहला फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन जाई एल, दूसरा जाई सी, तीसरा जेड, चौथा फाइव, पांचवा वी नॉट, छठा वी 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 यानी कि नेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, सातवां वी आर, आठवां वी एल, नवा वी सी, 10वां पावर फैक्टर, 11वां VC नवा वी सी, 10वां पावर फैक्टर, 11वां एवरेज पावर। करो इतना।
पानी देना जतिंदर इसमें वहाँ और आपने इसमें दो फाइल लिखवा रखी है, ये वाला एक ये वाला। वो वाला सामने है कौन सी? मतलब इनमें हाँ हाँ दोनों सेम ही है। ये जो है ना वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट, इसमें से आई नॉट कॉमन लेके कट जाएगा, सेम ही है इसमें। अच्छा जाई और जाई सी से पता लग जाएगा तुम्हें ऐसे कि कैपेसिटिव एल से आ रहा है क्या इंडक्टिव एल से आ रहा है। अगर जाई एल की वैल्यू बढ़ी है तो इंडक्टिव होगा, जाई सी की वैल्यू बढ़ी है तो कैपेसिटिव, तो ये कैपेसिटिव एल से आ रहा है, जाई सी की वैल्यू बढ़ी है तो। हेलो नमस्ते मैडम। नहीं बच्चे तो नहीं आएंगे आज। ठीक है भेज दो कोई दिक्कत नहीं।
पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर पढ़ाया था मैंने तुम्हें, देखो चेक करो, जो तुमने फोटो लेके छोड़ दी। पावर फैक्टर क्या है भाई? पावर फैक्टर cos फाई जो है वही है पावर फैक्टर। अरे फोटो देखे को पहले अपने, जो फोटो लेके छोड़ी थी तुमने, घर पे लिखते नहीं हो जो। हाँ ऊपर ऊपर देख, राइट राइट में, राइट कॉर्नर। हाँ लिख रहा है ना पावर फैक्टर क्या है, आर बाय जेड। आर तुम्हें पता है यहाँ पर क्या है, जेड की वैल्यू तुम्हें पता है, तो निकल गया पावर फैक्टर cos फाई। क्या हाल है? आज तेरा घुटना टूट गया, कैसा खेल रहा है ऐसा तुम? IRMS यहाँ पे क्या क्या है तुम्हारा, जाइल कितना है तुम्हारा? सर मेरा जाइल जो है 16। अच्छा जाई सी 20 जेड आया 5, वाई आया 53 डिग्री, वी नोट आया 50। कहाँ जाई सी? 100 into 10 power minus 4, 500 into 10 power 4। तो इसमें VRMS वही लेंगे जो वी नोट है VRMS को वी नोट इक्वल मानेंगे। एक मिनट, 1/5 इंटू में 2 जीरो, ये 2 जीरो 10 की पावर 4, अरे 2 जीरो 2 जीरो 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस ऊपर जाएगा तो 100, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2 यानी 100 5, तो कितना हो जाएगा? नीला है यहाँ पे एवरेज कौन करना है? यहाँ पे एवरेज का वी नोट अपॉन रूट मानेंगे, वी नोट अपॉन रूट इनटू 9 एक मिनट, हाँ हाँ एवरेज पावर नहीं, वोल्टेज जो होती है एवरेज, अच्छा एवरेज पावर होती है VRMS इंटू IRMS इंटू में cos फाई, तो VRMS निकाल लो, वी नॉट अपॉन रूट 2। हाँ हाँ ओमेगा कितना है 100, एल कितना है 16/100, 16 ओम। ठीक है, दूसरा पावर सर 150 आ रही है। जाई सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा 100 500 इंटू 10 पावर माइनस, तो ये हो गया 10 की पावर 6 अपॉन 5 गुना 10 की पावर 4, 10 की पावर 2/5 30 ओम। ठीक है, तीसरा Z अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आर का स्क्वायर प्लस, अच्छा कौन सा बड़ा है, जाई सी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं जाई सी ग्रेटर देन जाई एल, सो ये कैपेसिटिव सर्किट होगा।
तो हो जाएगा जाई सी माइनस जाई एल का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट आर क्या है 16 का स्क्वायर, नहीं आर कितना दिया हो 3 का स्क्वायर, वो 20 माइनस 16 का होल स्क्वायर है ना भाई। इसका रेजिस्टेंस आया तुम्हारा 3 ओम, मतलब इसका एक मिनट, इसका रेजिस्टेंस आया 16, इसका आया 20, इसका आया है 3, तो प्लस नहीं हो गए तीनों, मतलब एक का आया है 16, एक का आया 20 और एक का है 3, तो ऐसे नहीं हो गए 20 3 23, 23 और 6 29 39 ओम नहीं होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा। अलजेब्रिक सम नहीं होता, ये वेक्टर वाला सम होता है, एसएचएम वाला सम। तो हो जाएगा भाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 20 माइनस 16 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 यानी 5 ओम, अरे रूट 25 5 ओम, तो जेड आ गया आपका 5 ओम। अब हमें तो मेन ये निकाल, अच्छा पहले इस हिसाब से चलते रहते हैं, फाई निकाल लो, तो tan फाई होता है जाइल या जाई सी माइनस जाइल, जाई सी माइनस जाइल, जाई सी 20 वो 4/3 डिग्री यानी फाई आ गया 53 डिग्री। कौन आगे कौन पीछे, जाई सी बड़ा है ना, तो वोल्टेज पीछे रहेगा 53 डिग्री, 53 डिग्री पीछे रहेगा माइनस 100t माइनस। हाँ अगला ये हो गया, कहाँ हो गया ये रहा। पांचवा वी नोड होता है आई नोड इंटू में जेड, वी नोड यानी मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सर्किट, सर्किट का या सोर्स वोल्टेज। आई नोड हमें दिया हुआ है 10, जेड कितना है 5, 50 वोल्ट, सॉरी 50 वोल्ट। छठा 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 क्या है ये हो गया, छठा है वी, वी यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सर्किट, ऐसे लिख सकते हैं, वो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, वोल्टेज पीछे रहेगा ना, अरे कैपेसिटिव सर्किट ये कितना वी नॉट 50 साइन ओमेगा टी कितना 100 टी, करंट के फेज से माइनस 53 डिग्री। सातवां ये बताया था वी आर मैंने, रेजिस्टेंस के क्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या आ जाएगा वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, वही फेज रहेगा जो करंट का फेज है। वी नॉट आर क्या होता है, वी नॉट आर होता है आई नॉट इंटू में आर, अरे वी नॉट आर क्या होता है आई नॉट इंटू में आर, आई नॉट कितना है 10 इंटू में 3 30 वोल्ट, अरे समझ आए क्या हुआ, हाँ भाई नहीं 30 साइन ओमेगा टी हो गया, अभी अभी लिखवाए थे सारे है ना, इस वजह से। 8th वी आर हो गया, वी एल ये हो जाएगा आई नॉट इंटू में एल, नहीं वी नॉट इंटू में एल साइन, इंडक्टर क्या होता है आई नॉट से कैप करंट से, करंट को पीछे रखता है, इसका वोल्टेज प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गए। इंडक्टर है पूरे सर्किट का नहीं है, इंडक्टर क्या क्रॉस देखो, अभी अभी जो टेबल लिखवाई थी उसमें लिखवा रखा वी एल वी आर वी सी सब लिखवा रखा, तो इंडक्टर है तो पाई बाई 2 आगे रहेगा। वी नॉट एल निकालेंगे कैसे, आई नॉट इंटू में जाइल, आई नॉट कितना 10, जाइल कितना है, अरे जाइल कितना आया था हमारा 16 आया था, 16 यानी 160 वोल्ट, तो आ जाएगा 160 साइन 100 टी प्लस पाई बाई 2, ये आ जाएगा वी एल। और वी सी बताओ 9th, वी सी आ जाएगा वी नॉट सी साइन बोलो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है भाई, और वी नॉट सी कितना होगा आई नॉट इंटू में जाई सी, आई नॉट कितना 10 और जाई सी 20 200
तो 200 साइन 100t माइनस पाई बाय 2, ये हो गया BC तुम्हारा। फिर इसके बाद बताया पावर फैक्टर cos फाई। cos फाई होता है R अपॉन Z। R कितना अपना 3, Z 5, तो cos फाई 3/5 ये एक्चुअल में होता है एंगल छोटा वैल्यू बड़ी, यानी cos ऑफ 53 डिग्री होता है। ठीक है, cos 90 डिग्री पे कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे होगा, नहीं 53 डिग्री होगा। ठीक है, cos 37 होता है 4/5। cos 37 क्या होता है? 4/5, और cos 53 होता है 3/5। अरे फाई तो वही है, दोबारा क्यों निकाला? वो तो वैसे ही है। चलो cos फाई हमारा पावर फैक्टर, तो 3/5 आ गया। पावर फैक्टर कितना आ गया? 3/5। R बाय Z से भी निकाल सकते हो और फाई से भी निकाल सकते हो। फाई क्या था हमारा? करंट, सर्किट के करंट और सर्किट का वोल्टेज का फेज डिफरेंस इस फाई। तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो पावर फाई फैक्टर आ गया हमारा 3/5। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? एवरेज पावर। एवरेज पावर होती है VRMS IRMS इंटू cos फाई। VRMS कितना आया? सर्किट का वोल्टेज V, सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज V0 अपॉन √2, हाँ I0 अपॉन √2 इंटू में cos फाई। V0 कितना है? सर्किट का वोल्टेज ये रहा 50 अपॉन √2, और सर्किट का करंट 10 इंटू cos फाई 3/5। कितना हो जाएगा? 5 से 5 10 पे, और 2 से काटेंगे 5 पे, है ना? अरे 2 5 दूनी 10, 10 से काटा 5 पे, तो 5 के 150 वॉट, 150 जूल पर सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नमस्ते।